भारत में 2011 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। 2013 में फोर्ब्स की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन की लिस्ट में इनका नाम टॉप पर होता है। यही नहीं, 2015 में टाइम्स मैगजीन में मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड की लिस्ट में इनका नाम शुमार होता है। और इनकी उपलब्धियों की लिस्ट काफ़ी लंबी है। लेकिन इसके बाद 2016 में नाम आता है एक भारत के छोटे से इन्वेस्टर का, जो अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स में इनके बारे में लिखना शुरू कर देते हैं और पर्दाफाश होता है भारत के एक बैंक का 3,200 करोड़ के बड़े घपले का, जिससे उस समय आरबीआई और भारत सरकार का पूरा सिस्टम हिल चुका था। सिस्टम इसलिए हिला क्योंकि तकरीबन 10 साल हो गए थे इस घोटाले को चलते हुए, और ना ही वो सरकार के नज़र में आ रहा था, ना ही वो सिस्टम की नज़र में आ रहा था, ना ही प्रशासन की नज़र में आ रहा था, ना ही कोई सरकारी या गैर सरकारी एजेंसी उसको देख पा रही थी। लेकिन देखा तो एक छोटे से इन्वेस्टर ने, और जिसने साबित किया आरबीआई का, भारत की सरकार का और प्रशासन का एक बड़ा फेलियर। ये कहानी शुरू होती है साल 2009 में, जब चंदा कोचर को आईसीआईसीआई बैंक का एमडी नियुक्त किया जाता है। जैसे ही उन्हें आईसीआईसीआई बैंक की कमान एमडी के रूप में दी जाती है, वो 7 सितंबर 2009 को वीडियोकॉन कंपनी, जो उस समय आर्थिक रूप से एक ऐसी कंपनी थी जो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी या अपने निचले स्तर पर चल रही थी, उसे 300 करोड़ का लोन पास कर देती है। जो अप्रूवल कमेटी थी लोन पास करने के लिए, उसकी हेड होती हैं चंदा कोचर। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन इसके बाद साल 2009 से लेकर 2012 तक आईसीआईसीआई बैंक ने वीडियोकॉन को 3,200 करोड़ से ज़्यादा का लोन दे दिया था। इसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक 2016 में एक छोटा सा इन्वेस्टर अरविंद गुप्ता इसके बारे में अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स में लिखना शुरू कर देते हैं, और वो आरोप लगाते हैं चंदा कोचर, जो एमडी थी आईसीआईसीआई बैंक की, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन कंपनी की मैनेजमेंट वेणुगोपाल धूत पर। वो अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स में लिखते हैं कि इन्होंने आपस में 3,200 करोड़ का एक बड़ा घपला किया है, जिसे ना तो हमारी सरकार देख पा रही है, ना ही प्रशासन देख पा रहा है, और ना ही हमारी कोई भी ऐसी संस्था देख पा रही है जिसकी इसके लिए जिम्मेदारी है। और टैक्स पेयर्स का पैसा लगातार ऐसे ही खाया जा रहा है। इसके बाद साल 2018 में एक और ब्लॉगर अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स में आईसीआईसीआई बैंक के बारे में और वीडियोकॉन कंपनी के बारे में, उनके आपस के घोटाले के बारे में, साल 2008 से 2016 के बीच की जो है गड़बड़ियों के बारे में लिखना शुरू कर देते हैं। 2018 में अरविंद गुप्ता, जो एक इन्वेस्टर थे, उनकी बात आईसीआईसीआई बैंक की टॉप मैनेजमेंट तक पहुंच जाती है, और चंदा कोचर जो एमडी थी बैंक की, वो अर्ली रिटायरमेंट फाइल कर देती है। उनकी रिटायरमेंट की फाइल अप्रूव भी हो जाती है, लेकिन तब तक बात हाथ से निकल चुकी थी। और अब पिक्चर में आते हैं आरबीआई और सरकार। जैसे ही ये पिक्चर में आते हैं, आईसीआईसीआई बैंक एक इंटरनल कमेटी बिठाता है और चंदा कोचर की अर्ली रिटायरमेंट की फाइल को, जो पास हो चुकी थी, उसे कैंसिल करके उन्हें टर्मिनेट कर देते हैं। इसके बाद उनके पेंशन के बेनिफिट्स को भी कैंसिल कर दिया जाता है। अब साल था 2019, जब भारत सरकार की नींद खुलती है और वो सीबीआई को और ईडी को इस केस की जांच करने के लिए बोलती है। जैसे ही सीबीआई इसकी जांच पड़ताल करती है, तो इन्वेस्टिगेशन में परतें खुलनी शुरू हो जाती हैं। 7 सितंबर 2009 को जो आईसीआईसीआई बैंक में अप्रूवल कमेटी ने जो 300 करोड़ का लोन वीडियोकॉन को दिया था, उस 300 करोड़ के लोन को वीडियोकॉन लेने के बाद एक 64 करोड़ रुपए वीडियोकॉन कंपनी एक न्यू पावर रिन्यूएबल नाम की एक कंपनी को ट्रांसफर करते हैं। और हैरानी तब होती है जब पता लगता है ये न्यू पावर रिन्यूएबल कंपनी है, वो थी दीपक कोचर की, जो चंदा कोचर के पति थे। ये एक शेल कंपनी होती है, और कहने का मतलब है कि 300 करोड़ रुपए में से 64 करोड़ रुपए
चंदा कोचर को इसलिए मिलती है क्योंकि वो वीडियोकॉन का 300 करोड़ का लोन पास करती है। इसके बाद परतें और भी खुलती हैं। 3200 करोड़ के लोन को जो वीडियोकॉन कंपनी को मिला था, उनके बदले वीडियोकॉन कंपनी ने चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर के नाम एक कंपनी की थी, रेजिडेंशियल फ्लैट्स दिए थे और ना जाने बहुत कुछ। इसके बाद वीडियोकॉन कंपनी खुद को बैंकरप्ट घोषित करने की कोर्ट में फाइल जमा कर देती है। मतलब वो ये कहती है कि हम कंगाल हो चुके हैं और किसी भी तरीके का कोई लोन नहीं दे सकते। हैरानी की बात यह है कि जब वो बैंकरप्सी की फाइल कोर्ट में जमा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि 3200 करोड़ में से 86% लोन जो है वो ये जमा नहीं कर सकते, जो था लगभग 2800 करोड़ से ज़्यादा का। मतलब बैंक से उन्हें लोन मिला था 3200 करोड़ रुपए, जिसमें से वो ये कहते हैं कि 2800 करोड़ रुपए हम नहीं दे सकते। इसके बाद आईसीआईसीआई बैंक साल 2017 में इस 2800 करोड़ रुपए को एनपीए में डाल देता है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में डाल देता है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किस तरीके से बैंक एक बड़े मोटे लोन को, जिसकी वापस आने की उम्मीद ना के बराबर होती है और जिसमें बड़े मोटे लोन होते हैं हजारों करोड़ के, उसको एनपीए की लिस्ट में डाल देता है। और अभी तक भारत के बैंकिंग सिस्टम से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए गायब हो चुके हैं और सरकार भी इस पर अभी काफी चिंतित है कि ये एनपीए है जो लगातार 2014 के बाद बढ़ रहा है। इस पर हमने डिटेल में बात की थी, आप उस वीडियो का पिन कमेंट में लिंक देख सकते हैं। तो बात यहाँ आती है कि वो लोन एनपीए में चला जाता है, ये सारी परतें खुलती हैं और एक बड़े घोटाला देश के सामने आता है। इसके बाद दिसंबर 2022 में चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत को, जो वीडियोकॉन कंपनी के मैनेजमेंट थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनके एसेट ब्लॉक कर लिए जाते हैं। इसके बाद तो केस चल ही रहा है, वो अपनी अपील फाइल करते हैं और अब देखिए क्या होना है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि साल 2009 में जो शुरुआत हुई थी 300 करोड़ के लोन को लेकर, वो उजागर जो होता है वो साल 2016 में एक छोटा सा इन्वेस्टर अपने ऑनलाइन ब्लॉग्स लिखना शुरू कर देता है इस आरोप के ऊपर कि ये बड़ा घोटाला चल रहा है देश में। ना तो कोई सरकारी एजेंसी, ना तो कोई ऑडिटर्स, ना तो कोई प्राइवेट कंपनी की, मतलब किसी भी तरीके से कहीं से भी, ना तो कोई सरकारी जांच एजेंसी, ना ही भारत सरकार, ना ही आरबीआई, कोई भी इसका पता नहीं लगा पाता और 8 से 10 साल का समय बीत जाता है। एक छोटा सा इन्वेस्टर ऑनलाइन ब्लॉग लिखना शुरू करता है, उसके बाद उसकी आवाज़ ऊपर तक पहुंचती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन होती है, तब कहीं जाकर लगभग 10 साल के बाद भारत सरकार की आंख खुलती है कि अब इसे इन्वेस्टिगेट किया जाए सीबीआई के हाथों से। कहने का मतलब है कि इतना बड़ा फेलियर हो जाता है, हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हो जाता है, आपके मेरे टैक्स जो देते हैं हम, उनको अमीर लोग अपनी जेबों में कर ले जाते हैं इतनी आसानी से, और कहीं पर भी किसी भी तरीके का कोई सिस्टम नहीं है इनके अर्ली डिटेक्शन के लिए। मतलब ये जब शुरुआत, जैसे मान लीजिए ये 3200 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी 300 करोड़ के घोटाले से। जब 300 करोड़ चंदा कोचर वीडियोकॉन कंपनी को ट्रांसफर करती है तो उसके बदले में उनकी एक शेल कंपनी को वीडियोकॉन 64 करोड़ रुपए ट्रांसफर करता है। अगर वहीं पर इसका पता लग जाता तो 3000 करोड़ से ज़्यादा रुपए बच जाते, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है। ये पूरे तरीके से दिखाता है कि हमारा सिस्टम में कितने बड़े लूप होल्स हैं, कितना बड़ा फेलियर है, जिसका फायदा अमीर लोग उठाते हैं। और अगर वहीं गरीब लोग या कोई किसान 1 लाख रुपए तक का भी लोन ले ले तो उसके घर पर बैंक वाले आ जाते हैं उसकी जमीन को, उसके मकान को, दुकान को हड़पने के लिए। ये एक बड़ा स्कैम था जो सामने आया एक छोटे से इन्वेस्टर अरविंद गुप्ता की वजह से, और ऐसे न जाने कितने स्कैम हैं जो हो रहे हैं, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन इसके लिए कोई भी ऐसी दुरुस्त कमेटी या एजेंसी नहीं है जो इनकी अर्ली डिटेक्शन कर सके, इनकी शुरुआती दौर में ही पता लगा सके। ये सवाल ज़रूर उठाता है उन ऑडिटर्स पर जो सरकार के हैं और हर साल कंपनियों का ऑडिट करते हैं। ये सवाल ज़रूर उठाता है सरकारी गैर सरकारी एजेंसीज पर, यह सवाल ज़रूर उठाता है आरबीआई जैसे बड़े सिस्टम पर। आपका इस पर क्या कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद।